Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar District हनुमानगढ़, BSc थर्ड के अंतर्गत सिंथेटिक पॉलीमर के चैप्टर में आज का इस सेशन का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अथवा जिसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है और कुछ बहुत ही उपयोगी कंडेंसेशन पॉलीमर्स जैसे पॉलीएस्टर्स, पॉलीएमाइड्स, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आदि का हम एग्जाम्पल के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये किन किन कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं और कितने उपयोगी हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ऐसा प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें मोनोमर यूनिट्स आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3, HCl, HCN, CH3OH, C2H5OH आदि का निष्कासन होता है। ऐसे पॉलीमराइजेशन को कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब ये अभिक्रियाएं क्योंकि कई पदों में संपन्न होती हैं, इसीलिए इन्हें पद वृद्धि बहुलकीकरण भी कहते हैं, यानी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में कई क्रियात्मक समूह भाग लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन के साथ क्रिया करके एमाइड बनाते हैं और अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं तो ये एस्टर का निर्माण करते हैं। यदि किसी डायोल यानी डाई अल्कोहल्स की किसी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो एस्टर बनता है और उसमें एक फ्री OH समूह के साथ एक फ्री COOH समूह भी होता है। अतः वो जो बना हुआ एस्टर है वो एस्टर तथा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों के साथ क्रिया करेगा और बने हुए उत्पाद से पुनः स्वतंत्र क्रियात्मक समूह होने के कारण यह क्रिया जारी रहती है और पॉलीमर बनता रहता है। तो इसके कई एग्जाम्पल हैं। कोपॉलीमराइजेशन भी है ये, जिसमें अलग अलग प्रकार के मोनोमर यूनिट्स पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर सामान्यतः डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल तथा डाइऑल्स की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल टरथैलेट। इथाइलिन ग्लाइकॉल तथा डाइमिथाइल टरथैलेट के कंडेंसेशन से पॉलीइथाइलिन टरथैलेट पॉलीमर की प्राप्ति होती है और इसे ही पॉलीएस्टर कहते हैं, जो बहुत ही अधिक प्रचलित और इस्तेमाल में किया जाने वाला, व्यावसायिक रूप से भी ये बहुत अधिक इसका प्रोडक्शन होता है। और व्यापारिक नाम से अगर हम देखें तो इसे टेरिलीन अथवा डेक्रोन के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना भी होगा कि पॉलीएस्टर या टेरिलीन के कपड़े मार्केट में बहुत अवेलेबल होते हैं। तो दैट इज़ ए जो कंपाउंड है वो है पॉलीमर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइऑल। इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल टरथैलेट का एक पॉलीमर है। तो यहाँ एक आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में इथाइलिन ग्लाइकॉल और
डाइमेथाइल टरथैलेट की धातु ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर पॉलीएस्टर की प्राप्ति होती है, जिसे डेक्रोन या टेरिलीन के नाम से जाना जाता है। तो ये डेक्रोन के मॉलिक्यूल लंबे, पतले और धागे की तरह होते हैं और धागे भी रेखीय दिशा में ही आपस में व्यवस्थित होते हैं, यानी ये लीनियर पॉलीमर होता है। तो इस प्रकार के विन्यास के कारण ही इन मॉलिक्यूल्स के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल के कारण ही इनकी जो एक कॉइलिंग से इसे बचाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त इन मॉलिक्यूल्स में ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के कारण प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये पॉलीमर अत्यधिक मजबूत रेशे वाले होते हैं और इनका उपयोग इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टेरिलीन और पॉलिएस्टर एक बहुत ही फेमस और प्रचलित टेक्सटाइल है। नेक्स्ट हम लेते हैं पॉलीएमाइड्स। सेकंड, पॉलीएमाइड्स डायएमीन तथा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्रिया करवाने पर पॉलीएमाइड पॉलीमर प्राप्त होते हैं और इनके आपस के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। इसलिए ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और इनके रिएक्शन के परिणाम स्वरूप एक एमाइड बॉन्ड बनता है और इसके बहुत ही एग्जाम्पल हैं, इनके बहुत ही प्रचलन, वो है नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6। तो सबसे पहले नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 पॉलीमर, नायलॉन नाम भी डेफिनेटली आपने सुना होगा। ये हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक अम्ल के कंडेंसेशन से प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप में एक साल्ट बनता है, जबकि दूसरे स्टेप में ये जो बना हुआ साल्ट है उसको 280 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नायलॉन 6 पॉलीमर में कन्वर्ट किया जाता है। गर्म करने पर ये जो साल्ट है, गर्म करने पर 280 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर नायलॉन 6 में कन्वर्ट हो जाता है। इन्हें नायलॉन 6 क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों मोनोमर कंपाउंड्स में 6 कार्बन परमाणु होने के कारण ही इसे नायलॉन 6 कहा जाता है। ये एग्जाम्पल, ये रिएक्शन आप देख रहे हैं नायलॉन 6 की, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक अम्ल से नायलॉन 6 का निर्माण होता है। इसका उपयोग भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, रॉप्स बनाने में किया जाता है, यानी रस्सी बनाने में भी किया जाता है, टायर के धागे बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। सेकंड है नायलॉन 6। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम एक केमिकल है। उस केमिकल की से ये प्राप्त होता है कैप्रोलैक्टम। ये देख रहे हैं आप, ये कैप्रोलैक्टम की संरचना। ये भी एक बहुत ही उपयोगी पॉलीमर है, जो कि काफ़ी व्यावसायिक रूप से भी देखें तो इसका काफ़ी उपयोग इसका किया जाता है। तो कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन से ये प्राप्त होता है। सबसे पहले कैप्रोलैक्टम के जल अपघटन से 6 एमिनोहेक्सेनोइक अम्ल प्राप्त होता है।
इसका एमिनो समूह कैप्रोलैक्टम के दूसरे अणु पर आक्रमण करता है और यह प्रक्रिया जारी रहती है और श्रृंखला में 6 एमिनो हेक्सेनोइक अम्ल अणु जुड़ता रहता है और इस प्रकार से एक पॉलीमर का निर्माण होता है। इसका भी उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत किया जाता है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये पॉलीमर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से प्राप्त होता है और ये जो प्रोसेस है इसके लिए एसिडिक या बेसिक कैटलिस्ट कोई भी किसी भी कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। अगर एसिडिक कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नोवोलक बनता है, जबकि क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन करवाते हैं तो थर्मोप्लास्टिक पदार्थ रिसोल प्राप्त होता है। इन पॉलीमर्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर एक क्रॉस लिंक्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है जिसे बेकेलाइट कहते हैं। बेकेलाइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताप दृढ़ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। इसका उपयोग बिजली उपकरण, प्लग और स्विच बनाने, रेडियो टेलीविज़न के बेस आदि बनाने में किया जाता है। तो ये देखें आप, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक संरचना जो कि बेकेलाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये पॉलीमर यूरिया की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाने पर प्राप्त होता है और ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला होता है। यह एक रंगीन पॉलीमर है और इसका उपयोग बेसिकली रसोई के बर्तन, क्रॉकरी आदि बनाने में किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो कि फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया के रिएक्शन से प्राप्त होता है। अंतिम इसका उदाहरण है वो है मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये पॉलीमर मेलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से बनता है। यूरिया को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने पर मेलानिन प्राप्त होता है। मेलामिन प्राप्त होता है और एक चक्रीय उत्पाद है और मेलामिन को ट्राइसाइनो ट्राइएमाइड भी कहा जाता है। ये देख रहे हो आप मेलामिन का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो मेलमेक नाम का एक पॉलीमर प्राप्त होता है जिसका रसोई में यूज़ होने वाले बहुत से ऐसे किचन वेयर्स हैं जैसे कप, प्लेट, अनब्रेकेबल क्रॉकरी आदि में इसका बनाने में उपयोग किया जाता है। मार्केट में हम सुनते हैं कि अनब्रेकेबल बहुत से ऐसे कप क्रोस बनता है, कप और गिलासेस हमें मिलते हैं जो मार्केट में अनब्रेकेबल नाम से ही बिकते हैं एक्चुअली। तो ये एक्चुअली क्या है, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एक पॉलीमर है जिस प्रोडक्ट के ये बने हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और उसके विभिन्न एग्जाम्पल्स के बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।